नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा जो कि 24 अगस्त 2021 को संपादित हुई थी। उस परीक्षा के फर्स्ट मीटिंग के गद्यांश के जो प्रश्न थे 5, उनका आपको हल, वो भी विस्तार से आपको हल बताने जा रहा हूं ताकि आपको समझ में भी आ सके कि कौन सा आंसर सही है और क्यों सही है। तो हम चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश को जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे है, विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। पैराग्राफ काफी लंबा था। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान में पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेय से अनुग्रहित किया है। तो सबको एक एक व्यक्ति का नाम लिखने की जरूरत क्या थी, सबको फायदा पहुंचाया ये भी लिख सकता था, लेकिन वाक्य काफी लंबा बनाना था तो यहां पे लंबा बनाया गया है। अब आगे देखिए, आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील है। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से ही से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे अवलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के विविध साधन से सुलभ है। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया के पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। धन धान्य से कहां गया संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तमालक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और अपने यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। कुल मिला के इसमें विज्ञान की केवल उपलब्धताओं को ही, यानी कि विशेषताओं को ही बताया गया है कि विज्ञान कितना अच्छा, उसकी बुराई को नहीं दर्शाया गया है। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न इसमें लिखा है, पहले प्रश्न में ही लिखा है इसने, हस्तमालक शब्द से अभिप्रेत है। यानी कुल मिला के पूछ रहा है हस्तमालक शब्द का क्या अर्थ है। तो अब इसका पैराग्राफ भी आप देखेंगे तो कोई खास समझ में नहीं आया क्योंकि उसमें अर्थ नहीं लिखा होगा। हाँ, उस वाक्य को पढ़ के उसका सेंस निकाल के कुछ हद तक आप विकल्प से छांटने में मदद ले सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं हस्तमालक शब्द कहाँ इस्तेमाल है। तो ये शायद लास्ट में है कहीं, तो थोड़ा सा समय लगता है प्रश्नों को ढूंढने में, इधर उधर करने में, क्योंकि 5 नंबर का मामला है। गति से होने लगा है चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग, यहां पर है। देखिए यहां पर लिखा है, थोड़ा सा पहले से जाकर हम लोग पढ़ते हैं। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तमालक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तमालक करके, हस्तमालक का यहां पे अर्थ होगा, हस्त मतलब हाथ, हाथी नहीं होगा, हस्त मतलब हाथ, हस्त का मतलब हो गया हाथ। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो हस्त धन अमलक, तो अमलक का मतलब आंवला हो जाएगा, अमलक, हस्त धन अमलक, यानी कि हस्त में रखा हुआ आंवला। यानी कि हाथ अगर ऐसे है और हाथ में आप अगर यहां पे आंवला रख देंगे ऐसे, तो हाथ में रखे हुए आंवले को
अपने नजदीक से आप चाहें जिस तरीके से ऐसे 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 कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं क्या दिक्कत है क्या है। यानी हाथ में रखा हुआ आंवला जैसे आराम से हर तरीके से भली भांति देख सकते हैं। तो यहाँ एक तरह से अनेक शब्द का एक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया हस्तमालक। हस्तमालक का मतलब हाथ में रखा हुआ आंवला जैसे भली भांति दिखाई देता है। उसी तरह इस तरीके से धरती और समुद्र के अनेक रहस्य को मनुष्य ने क्या किया है या वैज्ञानिकों ने क्या किया, हस्तमालक कर लिया। यानी कि भली भांति उससे परिचित हो गया, इतना परिचित हो गया जैसे लगता है कि हाथ में रखा हुआ आंवला से जिस तरीके से परिचित हो जाता है। तो अब हम लोग चलते प्रश्न में। तो हस्तमालक शब्द का अब हम लोग अर्थ खोजते हैं, इसमें विकल्प में से कौन सा होगा। तो हाथी एकदम नहीं होगा, हस्त का मतलब हाथी नहीं बल्कि हाथ होता है। तो वो डायरेक्ट वो अर्थ भी हो सकता है, उसका संदर्भित अर्थ भी हो सकता है। तो अस्पष्ट परंतु सावयव बोधगम, ये भी आंसर नहीं लग रहा है क्योंकि अस्पष्ट लिखा है, जबकि हाथ में रखा हुआ आंवला स्पष्ट दिखता है। इसमें अस्पष्ट तो लिखा है लेकिन अनायास बोधगम, यानी अनायास ही उसकी जानकारी होगी। लेकिन वैज्ञानिकों को अनायास ही जानकारी नहीं हुई है, उन्होंने उसकी खोज की है। तो पास में रखे आंवले की तरह, ये ज्यादा सही लगा हुआ। पास में रखा हुआ आंवला या हाथ में रखा हुआ आंवला जिस तरीके से आराम से दिखाई देता है, उसी तरह से हस्तमालक का सीधा सीधा अर्थ यही होता है, पास में रखा आंवला या हाथ में रखा हुआ आंवला जिसे हम भली भांति देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ज्यादा उम्मीद है कि 90% यही आंसर होगा। 10% उम्मीद है कि ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन मेरा आंसर मेरे हिसाब से ये डी होगा। अब दूसरा देखते हैं, वैज्ञानिक चिंतन। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है, यानी वैज्ञानिक चिंतन का अब अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है। वैज्ञानिक चिंतन तो विकल्प से देखेंगे तो वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, लग रहा है कि वैज्ञानिक चिंतन का मतलब यही होना चाहिए। कुछ लोग इसको टिक भी किए होंगे, लेकिन ये गलत है। परंपरागत चिंतन को वैज्ञानिक चिंतन कह ही नहीं सकते, एकदम गलत है। भावात्मक, भाव से चिंतन का, भाव से वैज्ञानिक चिंतन का कोई मतलब नहीं, भावना से मतलब वैज्ञानिक चिंतन का नहीं होता है। यानी अब आपका आंसर केवल दो ही में टिक करने की उम्मीद थी, या तो सी या तो ए। तो ए गलत है क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए चिंतन को ये वैज्ञानिक चिंतन नहीं कहा जा रहा है, स्वस्थ और संतुलित चिंतन। इसका आंसर भी हमें पैराग्राफ में मिल जाता है आराम से। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकते हैं। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकते हैं। कौन? तो किसके लिए करा है? पद्धति मनुष्य के लिए करा है, न कि वैज्ञानिक के लिए। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे का, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। यानी जो व्यक्ति स्वस्थ रूप से और संतुलित रूप से चिंतन करता है, जो भी सामान्य व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति है, उसे वैज्ञानिक चिंतन कहा जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है, विज्ञान जो है मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या कर सकता है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। बात तो सही है लेकिन आंसर है कि नहीं। विद्युत शक्ति का स्वामी, बात तो सही है, उसमें लिखा भी है, लेकिन आंसर है कि नहीं। यह कंफ्यूजन वाला है प्रश्न, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। परीक्षा में लगाते समय कंफ्यूजन है, लेकिन बाकी आंसर में कोई कंफ्यूजन नहीं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, तो ये भी करता है। अगला है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, तो सभी सही लग रहा है, लेकिन सबसे सटीक कौन है, तो ये पैराग्राफ ही बताएगा कि विज्ञान से मानव सबसे बड़ी शक्ति बन गया है, क्यों बन गया, और इसके बल पे मनुष्य क्या कर सकता है। तो यहां पे देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है, देखिए यहां पर है, इसी की सीध में देखिए यहां पे लिखा हुआ है, वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल पर, यानी इसी विज्ञान के बल पर मनुष्य प्रकृति का भी और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। इसके बल पर मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही जाए क्योंकि इसके बल पर मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। यानी हमारा आंसर हो जाता है इसमें आराम से डी। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे? यानी वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य को मुक्ति मिली है, किस चीज से? तो भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचार
किसमें अलग कौन है गलत कौन है उसे पहले काटते हैं, संतुलित अनुचिंतन से। तो संतुलित जो चिंतन तो अच्छी बात है, इससे क्यों मुक्ति मिलेगी? वैज्ञानिक चिंतन से संतुलित बातों को यानी अच्छी बातों को मुक्ति मिली, ये तो सही नहीं है। प्राचीन सांस्कृतिक परंपराएं तो अच्छी बात होती हैं ज्यादातर, तो ये भी गलत बात है, इससे मुक्ति नहीं मिली। पुरानी शिष्ट मतलब अच्छी औपचारिकताओं से, तो पुरानी अच्छी परंपराओं से मुक्ति क्यों मिलेगी विज्ञान से? तो सीधे सीधे आंसर ए लग भी रहा है और है भी, भ्रमपूर्ण। भ्रम मतलब अंधविश्वास कहिए चाहे भ्रम कहिए एक ही बात है, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचार से। कहां आंसर मिलेगा? तो देखिए यहां पर वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य क्या किया है? तो मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ी परंपरा, बस दो शब्द पे ध्यान दीजिए, मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ी परंपरा, दो शब्द याद रखिएगा, अंधविश्वास और रूढ़ी परंपरा। और यही चीज में लिखा है भ्रमपूर्ण का मतलब अंधविश्वास और रूढ़ी परंपरा मतलब रूढ़िवादी विचारण से, यानी आंसर हो गया ए। टिक करते हैं, आंसर हो गया ए। अब अंतिम और पांचवा प्रश्न, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि विज्ञान के कारण आज पूरा विश्व ही परिवार जैसा लगता है कि कोई दूरी ही नहीं है, विश्व एकदम आसपास, अमेरिका पास में है यानी ब्रिटेन पास में, लगता है कि सब परिवार जैसा है, लगता ही नहीं कि इतने कोसों दूर है। तो विश्व परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है तो विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, यातायात संचारण, विश्व बंधुत्व की भावना तो नहीं थी इसमें, विज्ञान की गतिशीलता। तो हम लोग डायरेक्ट पैराग्राफ में इसको देखते हैं, क्यों ऐसा लग रहा है, कहां पर इसका आंसर हमें मिलेगा? ऐसे ही परीक्षा में आपको जल्दी जल्दी देखना चाहिए। ये तो लिखा है किसी आज समूचा, देखिए यहां पे आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया विज्ञान के चरण में, ये भी नहीं है। हाँ यहां पर है, देखिए यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से, यातायात और संचार के साधन इतने तेज हो गए, इंटरनेट इतना तेज हो गया है कि वीडियो कॉलिंग बैठे बैठे आप यहीं से अमेरिका से कर सकते हैं, या संचार के तेज एरोप्लेन वगैरह इतने रोज चलते हैं कि आप एक देश से दूसरे देश आराम से जा सकते हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा, इसी कारण से समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। यानी कि यातायात और संचार के चलते ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व एक परिवार है। यानी इसका आंसर पांचवा का हो जाएगा विज्ञान, ये नहीं, यातायात एवं संचार साधनों का विकास, इस कारण से पूरा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। इसमें एक और पैराग्राफ है, तो उस पैराग्राफ को मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था जब पेपर एक आउट हुआ था फेसबुक पर, तो उसमें जो था उसके आधार पर मैंने पहले ही बना दिया और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फर्स्ट पाली का जो दूसरा वाला पैराग्राफ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।